जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी का सबसे स्पेशल टॉपिक कवर कर रहे हैं पत्र लेखन। और इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था और उसमें अच्छे से हमने बताया था जितनी भी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में बन सकती थी। आज इसका सेकंड पार्ट है और इसके बाद एक पार्ट और आएगा और इसी के साथ पत्र लेखन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। वहाँ पर हिंदी को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जो यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज बचे हुए जो थियरी सेक्शन है इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन, सभी को उसी वीडियो में एकदम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था पत्र लेखन वगैरह, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और इसमें देखते हैं जो आपका होता है संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है इसको भी जरा देख लेते हैं। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत तथा अथवा प्रतिवेदन को जितने कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए और जिसमें उस विषय का पूर्ण भाव एवं उद्देश्य स्पष्ट हो सके, उसको संक्षेपण कहते हैं। सरल तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को अलग हटाकर उसको 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाता है। तो संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाता है? टोटल 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है ना, अनावश्यक बातों को लगभग हटाकर 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाता है? 1/3 शब्दों, बस ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो शासकीय पत्र होते हैं, अर्धशासकीय पत्र होते हैं। तो जो शासकीय पत्र होते हैं यानी सरकारी पत्र, यानी सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र होते हैं उसे शासकीय पत्र कहते हैं। इसका प्रयोग सरकारी विभागों एवं कार्यालयों के लिए किया जाता है और इसमें औपचारिक बातों का जिक्र किया जाता है। जो सरकारी पत्र होते हैं या शासकीय पत्र होते हैं इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तम और मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। पत्र के घटक के बारे में हमने जिक्र किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। पत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? पत्रांक होते हैं, यहाँ पे पत्रांक रहता है। प्रेषक या पद का नाम होता है, सेवा होता है, प्रेषित का पद नाम होता है, दिनांक दाईं तरफ होते हैं, ये भी हमने बताया था। और बिल्कुल पत्र का जो फॉर्मेट दिखाकर बताया ताकि आपको याद रहे। विषय रहता है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने बताया था अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? यह एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से परंतु सरकारी कामकाज के लिए भेजता है। और सरकारी या निजी रूप से सरकारी काम करवाने हेतु, जैसे जल्दी करवाने के लिए, ये अर्ध सरकारी पत्र भेजा जाता है। और इसमें उत्तम मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है और इसमें मैत्री भाव दिखाया जाता है। और इसमें हमने बताया था कि श्रेष्ठ अधिकारी को यह पत्र नहीं लिखा जाता है, यानी बराबर के अधिकारी को लिखा जाता है। नहीं, ऑफिसर जो होते हैं ना बराबर होते हैं, बराबर के अधिकारी को यह पत्र लिखा जाता है। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। प्रेषित का नाम नीचे बाईं ओर लिखते हैं। ये सब चीज़ें हमने पहले वाले पार्ट में कवर किया था, इसका हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कार्यालय आदेश। तो सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानापत्र, कार्य संपादन हेतु आदि की सूचना कार्यालय आदेश में दी जाती है। और इसमें जो भाषा होती है बिल्कुल सरल होती है, इसको भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र यानी वैयक्तिक पत्र एक क्या क्या होते हैं यहाँ पर देखते हैं। इसको कहते हैं निजी या पारिवारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निजी या पारिवारिक पत्र कहते हैं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि मित्र जो होते हैं अपने सगे संबंधी को कोई औपचारिकताएं नहीं देते हैं। इसमें जैसे मान के चलिए पिताजी को पत्र लिखना और रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र लिखना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान के चलिए शादी विवाह में निमंत्रण पत्र जो होता है या पर्सनल वर्क करने के लिए
ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। यानी निजी या पारिवारिक पत्र, किसी के यहाँ शादी विवाह है, जो निमंत्रण पत्र आता है, ये सब क्या है, व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राम, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है, राम को शादी में आने के लिए, ठीक है, राम को शादी में आने के लिए निमंत्रण पत्र मिला, ठीक है, यह किस पत्र की श्रेणी में आएगा, तो यह व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, निजी या पारिवारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी प्रकार ऑप्शन भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको समझते हैं। संबंध, संबोधन, अभिवादन और अभिवेदन, ये भैया यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे मान के चलिए पिता अगर पुत्र को पत्र लिखता है, यानी यहाँ पर संबंध, संबंध हमने बताया ना कि यहाँ पिता और पुत्र के बीच संबंध है। तो यदि पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है तो संबोधन में क्या लिखेगा, संबोधन में प्रिय, और प्रिय के आगे जो उसके पुत्र का नाम रहेगा, प्रिय अशोक, प्रिय रमेश, प्रिय सुरेश, ठीक है, XYZ कुछ भी नाम हो, तो वह प्रिय के साथ यूज करेगा संबोधन में उसके अपने पुत्र के नाम को। अभिवादन का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, यानी लाइक है, जैसे नमस्ते वगैरह करते हैं, नमस्ते गुड मॉर्निंग करते हैं ना, ये सब क्या अभिवादन है, शिष्टाचार है। तो अपने पुत्र को अगर पिता अपने पुत्र को पत्र लिखेगा तो उसके बाद शुभ आशीर्वाद देगा, क्या देगा, शुभ आशीर्वाद। उसी प्रकार अभिवेदन में क्या होगा, अभिवेदन का मतलब क्या होता है, मेरे निवेदन पर ध्यान दिया जाए, और नम्रता पूर्वक किसी से कुछ कहने की जो क्रिया होती है उसी को अभिवेदन कहा जाता है। क्या कहते हैं, नम्रता पूर्वक किसी से कुछ कहने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अभिवेदन कहा जाता है। जैसे तुम्हारा शुभांशी, ठीक है, तुम्हारा शुभांशी, ये क्या है, अभिवेदन है। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संबंध में पिता पुत्र का संबंध हो गया, ठीक है। संबोधन में तो पूछता है यदि कोई पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है तो संबोधन में क्या यूज करेगा, तो प्रिय का यूज किया जाता है, प्रिय के आगे नाम जो भी हो। अभिवादन में शुभ आशीर्वाद का प्रयोग किया जाता है। अभिवेदन में तुम्हारा शुभांशी, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको हमने एक साथ कलेक्ट किया है। यदि यही पुत्र अपने पिता को लिखेगा तो पूज्य पिताजी, ठीक है, प्रिय पिताजी थोड़ी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई पुत्र लिखेगा अपने पिताजी को पत्र तो संबोधन में पूज्य पिताजी, और अभिवादन में सादर प्रणाम, क्या कहेगा, सादर प्रणाम। यहाँ पर आशीर्वाद, पुत्र आशीर्वाद थोड़ी नहीं देगा, पुत्र क्या करेगा, सादर प्रणाम करेगा। तो यहाँ पर पुत्र जब पिता को पत्र लिखता है तो अभिवादन में क्या करेगा, सादर प्रणाम करेगा। अभिवादन का मतलब होता है लाइक एज, नमस्ते वगैरह करते हैं ना, वही आपका अभिवादन हो गया। और अभिवेदन में क्या होगा, आपका स्नेहाकांक्षी। अगर कोई मित्र अपने मित्र को पत्र लिखता है तो प्रिय भाई, प्रिय मित्र, ये सब संबोधन में प्रयोग किए जाते हैं। अभिवादन में क्या, नमस्कार करते हैं, ठीक है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये सब करा जाता है ना। अभिवादन में आपका स्नेहाकांक्षी ही होगा। नेक्स्ट है, गुरु अगर शिष्य को पत्र लिखता है, ठीक है, गुरु और शिष्य के बीच अगर पत्र लिखा जाता है तो अगर गुरु लिखते हैं तो प्रिय सुरेश, प्रिय रमेश, या कुछ भी यहाँ पर नाम रहेगा, नाम मेंशन रहेगा। और यहाँ पर जो अभिवादन रहेगा, अभिवादन में क्या होगा, अभिवादन में शुभ आशीर्वाद। तो गुरु जो है शिष्य को क्या देंगे, आशीर्वाद ही देंगे। और तुम्हारा सत्यासी या तुम्हारा शुभ चिंतक। अगर शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखता है तो संबोधन में पूजनीय का प्रयोग होगा या आदरणीय गुरुदेव, और अभिवादन में क्या होगा, सादर प्रणाम। तो अगर शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखेगा तो क्या करेगा, सादर प्रणाम करेगा अभिवादन में। तो क्वेश्चन पूछता है, यदि शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखता है तो अभिवादन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सादर प्रणाम का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन में पूजनीय का प्रयोग करते हैं, और अभिवेदन में आपका शिष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ पर अगर कोई स्त्री जो है पुरुष को पत्र लिख रही है तो यहाँ पर संबोधन में, ठीक है, संबोधन में क्या प्रयोग किया जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो यहाँ पर देखिए प्रिय महाशय का प्रयोग करेंगे। अगर देखिए स्त्री जो है पुरुष को लिखती है तो यहाँ पर प्रिय महाशय, लेकिन पुरुष अगर स्त्री को लिखता है तो प्रिय महाशया का प्रयोग होगा।
और प्रणाम जो है देखिए दोनों जगह होगा, चाहे स्त्री पुरुष को लिखे तब भी प्रणाम का प्रयोग होगा अभिवादन में। और अभिवेदन में क्या होगा, अगर स्त्री पुरुष को पत्र लिख रही है तो अभिवेदन में भवदीया का प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ अगर पुरुष जो है स्त्री को लिखता है भवदीय का प्रयोग होगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं आगे। व्यवसाय, व्यवसाय में क्या है, महोदय, ठीक है। व्यवसाय में महोदय का प्रयोग होगा कहाँ पर, यहाँ संबोधन में। अगर यहाँ पर बात करें अभिवादन की, तो अभिवादन में जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर जो है प्रणाम ही लिखा जाएगा, ठीक है, या नमस्कार लिखा जाएगा, क्योंकि व्यवसाय की बात कर रहा है। चलिए यहाँ पर नमस्कार रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मेट को एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर व्यावसायिक समस्या के निवारण हेतु, व्यावसायिक समस्या के निवारण हेतु व्यापार के संबंध में किसी औद्योगिक संस्था से किसी दूसरी औद्योगिक संस्था को या किसी व्यक्ति को लिखा गया पत्र जो होता है व्यावसायिक समस्या के निवारण में आता है, ठीक है। व्यापार के संबंध में किसी औद्योगिक संस्था से किसी दूसरी औद्योगिक संस्था को या किसी व्यक्ति को लिखा गया पत्र किस में आता है, व्यावसायिक समस्या के निवारण में आता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कोई औद्योगिक संस्था है, औद्योगिक संस्था से लिखा गया पत्र या व्यक्ति का औद्योगिक संस्था से लिखा गया पत्र, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी व्यावसायिक समस्या के निवारण में आएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे पूछताछ और शिकायती पत्र भी व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है कि पूछताछ और शिकायती पत्र किस श्रेणी में आते हैं, तो व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। नोट यहाँ पर है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए पत्र क्या कहलाते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो लिखे गए पत्र होते हैं आवेदन पत्र कहलाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर अवकाश के लिए पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हेतु, होम लोन के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र का उल्लेख किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अधिसूचना, नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न कि उच्च पदों लाइक एज राष्ट्रपति, राज्यपाल की ओर से निर्गमित पत्र जिसमें नियमों, विनियमों, अधिनियमों, आदेश, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण की सूचना होती है और जिसका प्रकाशन गजट में होता है। आपको पहचानना कहाँ से, गजट से, जिसका प्रकाशन गजट में होता है और बाद में यह अधिकृत सूचना बन जाती है, तो यह क्या है, अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है। आपको इतना याद रखना है, अगर जो भी चीज़ें गजट में प्रकाशित होंगी वह अधिसूचना होंगी। चलिए यहाँ पे क्या होता है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है और अधिसूचना हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ को दी जाती है। अधिसूचना किधर से किधर तक दी जाती है, अधिसूचना वरिष्ठ से कनिष्ठ को दी जाती है। और यहाँ पर देखिए, इसका प्रयोग सबसे ऊपर अधिसूचना लिखा जाता है, इसके प्रारंभ में अधिसूचना सबसे ऊपर लिखा जाता है। प्रत्युत्तर की कोई संभावना नहीं होती है, जैसे मान के लिए अधिसूचना हुआ, इसमें कोई प्रत्युत्तर की संभावना नहीं रहती है। अगला है देखिए परिपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है परिपत्र। तो परिपत्र यानी सर्कुलर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो सरकारी सूचनाएं सभी कार्यालयों एवं कर्मचारियों का एक साथ देने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। यानी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सबको अगर एक साथ पत्र भेजा जाए तो उसी को बोला जाता है परिपत्र कहा जाता है। यह आदेशात्मक शैली संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट होती है। अनुस्मारक, आगे चलते हैं। यहाँ पर अनुस्मारक है, क्या भैया, अनुस्मारक। तो यहाँ पर अनुस्मारक जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, तो किसी पुराने पत्र की याद दिलाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, किसी पुराने पत्र की याद को दिलाने के लिए अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति क्या होती है, या प्रचार करने हेतु, ठीक है, विज्ञप्ति जो होती है प्रचार करने हेतु होता है। और प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, मीडिया को सूचना देने हेतु, मीडिया को सूचना देने हेतु प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। निविदा जिसको इंग्लिश में टेंडर कहा जाता है, आप लोग बहुत सुने होंगे टेंडर, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं।
तो किसी निर्माण कार्य या सामान आपूर्ति हेतु नीलामी की सूचना ये क्या कहलाती है? निविदा कहलाती है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। और अनुस्मारक, अनुस्मारक किसे कहते हैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी पुराने पत्र की याद दिलाने के लिए अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है, रिमाइंड का प्रयोग किया जाता है, रिमाइंडर का प्रयोग किया जाता है। और पूछता है क्वेश्चन, प्रचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। मीडिया को सूचना देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। वहीं किसी निर्माण कार्य या सामान आपूर्ति की नीलामी हेतु किसका प्रयोग करते हैं? टेंडर का प्रयोग करते हैं, या यहाँ पर निविदा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पत्र लेखन का जो थियरी सेक्शन था हम लोग का समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे, और जितने क्वेश्चन आज तक बने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, और आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।